प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, सबको मेरा बहुत नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के अध्याय 1 जो हमारी पुस्तक है समकालीन भारत भाग 1 भाग 2 है, इसका जो है पहला अध्याय, इसके 2 वीडियो बन चुके हैं, संसाधन के ऊपर और दूसरी चीज़ मृदा के ऊपर, जिसमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं, आप उनको पढ़ लेंगे। आज हम लोग जो बात करते हैं पूरा जो है अध्याय 1, जो हमारा पूरा अध्याय 1 है, अध्याय 1 क्या है हमारा, उस पर हमारी पूरी चर्चा होगी। पूरे अध्याय से संबंधित प्रश्नों पर हमारी चर्चा होगी, कहाँ से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, आप उसको तैयार कर लेंगे। हाँ, पहला अध्याय है अपना संसाधन एवं विकास, ठीक है। इसको पूरा आज कवर हो जाएगा आप लोगों को। आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। आप तैयार हैं? हम अंदर से आवाज़ आना चाहिए, तैयार हैं। और अगर नहीं आ रही आवाज़ तो यहीं से आप लोग वापस जाएं, क्योंकि आप जब तक तैयार नहीं होंगे दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इसी अध्याय 1 के संदर्भ में। अब इस अध्याय 1 के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहला जो टॉपिक शुरुआत होता है वहाँ पर संसाधन दिया हुआ है। इसका विस्तृत वीडियो है, आप देख लेंगे। हम यहाँ अर्थ बता देते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिसमें मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का गुण होता है, या आप कहें या समझें वे चीज़ें या वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन पे ये आता है। वर्गीकरण आएगा तो 3-4 नंबर के क्वेश्चन पे आएगा, उसका एक वीडियो बना हुआ है, आप देख लेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जो हमने बताया भी था, ऊर्जा के मतलब ऊर्जा नहीं, समाप्य संसाधन और असमाप्य संसाधन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। संसाधन के बाद है जो 2 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा जाता है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है विकास इस तरीके से किया जाए जिससे जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी बने रहे, ठीक है। मतलब कि हम अगर इसको लिखेंगे सतत पोषणीय विकास को तो किस तरीके से लिखेंगे? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? अब आप लिखें सतत पोषणीय विकास में, है ना, या इस अवधारणा में यह माना जाता है कि संसाधनों का विकास या संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे संसाधन भविष्य के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए बचे, आप रहें, शेष भी लिख सकते हैं, बचे या शेष रह जाएं। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं इसको। सीधा सा इसका मूल उद्देश्य समझ लीजिए क्या कहता है। सतत पोषणीय विकास ये है कि संसाधनों का उपयोग कीजिए, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि वो संसाधन भविष्य के लिए भी बचे रह सके। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये संसाधन खत्म होने वाले हैं, लेकिन अगर हम इसी तरीके से उपयोग करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो उसका एक ये है कि हाँ, इसका उपयोग तो करो, लेकिन इस तरीके से करो कि वो भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रह सके, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। फिर इसके बाद है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो या जिनेरो में हुआ था।
और एक सबसे खास बात यह है कि ये रियो डी जेनेरो विश्व का सर्वाधिक शोर युक्त शहर है, सर्वाधिक शोर युक्त शहर। ठीक है, ब्राज़ील में है। ये कौन से देश में है? ब्राज़ील। तो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए विश्व के 100 से अधिक देशों 100 से अधिक देशों 100 से अधिक देशों के लीडर्स जो थे वो पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके लिए इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर एक चर्चा हुई और 21 बिंदुओं का एक एजेंडा 21 यहाँ से एजेंडा 21 जो है ये सभी देशों के हस्ताक्षर हुए और एक मतलब कहना चाहिए एजेंडा 21 अस्तित्व में आया। ठीक है, जिसमें यही है कि विकास तो किया जाए लेकिन इस तरीके से किया जाए कि आगे वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन रह सकें शेष, और दूसरी चीज़ जो है पर्यावरण, वन, ये सभी चीज़ें जो है आगे की पीढ़ियों के लिए भी सही तरीके से बचे रहें। और इनमें जो पर्यावरण प्रदूषण है या जो जंगलों का क्षेत्र कम हो रहा है उनको बढ़ाने के लिए पूरा बाकायदा ये मशवरा किया गया कि किस तरीके से जो है इसको बढ़ाया जा सके, हमारे देशों की, सभी देशों की क्या भूमिका होगी। तो आप लोग याद रखिएगा एजेंडा 21 का संबंध किससे होगा? रियो डी जेनेरो या पृथ्वी सम्मेलन से। ठीक है, याद रखिएगा ये एजेंडा 21। और दूसरी चीज क्या? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? देखिए, संसाधन का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्लानिंग। आप सब जानते हैं कि हमें कोई भी काम करना चाहिए तो प्लानिंग करके करना चाहिए। मतलब यहाँ पर संसाधन नियोजन जो है ये कह रहा है कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका इस तरीके से हम उपयोग करें कि वो लंबे समय तक हमारे काम आए। ठीक है, ये कहलाता है संसाधन नियोजन। ठीक है, प्लानिंग शब्द आप जानते ही हों, है ना, कि इस तरीके से मतलब संसाधनों का उपयोग किया जाए या हमारे समक्ष जो भी संसाधन उपलब्ध हैं हम इस तरीके से उनका उपयोग करें कि मतलब प्लानिंग करके या नियोजित तरीके से उसका उपयोग करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। यही चीज़ आपको इसमें नोट करनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, एक पुस्तक लिखी सुमेकर ने एक पुस्तक लिखी है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये 1 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा जाता है। ये किसकी पुस्तक है? तो आप याद रखिएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमेकर की पुस्तक है। फिर 1 नंबर के क्वेश्चन पे आता है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पाए जाते हैं? तो आप लिखेंगे 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। और भारत की जनसंख्या अगर पूछ लिया जाए जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, तो आप लिखेंगे 121 करोड़। ठीक है, वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या 144 करोड़ है वर्ड मीटर के अनुसार। ठीक है, ठीक, पर ये वैलिड नहीं है, वैलिड यही रहेगा, 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की। ठीक है, और एक चीज़ और है कि संतुलित वातावरण के लिए, संतुलित वातावरण के लिए 33% भूभाग पर 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, वन होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार आता है। और एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर जो इस अध्याय में निकलता है वो निकलता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय वन
नीति, राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई सन 1952 में, और इसी के तहत ये बात की गई कि संतुलित वातावरण की कम से कम 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, समझे आप लोग। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें लिख लीजिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो भूमि उपयोग प्रतिरूप होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं है आपके दृष्टिकोण से, लेकिन दो चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं। एक तो होती है प्रतिभूमि और दूसरी होती है निरा बोया गया या निवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, और एक इसमें आता है सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र। ये तीन चीज़ें समझ लीजिए, दो दो नंबर के क्वेश्चन में संभावित हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। प्रतिभूमि का मतलब ये है ऐसी जमीन, लिखेंगे प्रतिभूमि उस भूमि को कहते हैं जो कुछ वर्षों के लिए, या जिसमें लिख देंगे अपन लोग, जिसमें कुछ वर्षों से कृषि नहीं की जा रही, कृषि नहीं की जा रही है, मतलब इसमें फसलें नहीं बोई जाती हैं। क्या है कि कुछ साल जैसे ज़मीन देखे कि अनुपजाऊ हो रही है तो लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं एक आध साल के लिए। कई बार ऐसा रहता है कि किसी ज़मीन पे उपजाऊ है लेकिन उसमें नहीं बोया जा रहा है कुछ भी, तो वो पड़ती भूमि कहलाती है। जो एक दो साल के लिए छोड़ दी जाए, एक आध साल के लिए, एक नवीन पड़ती कहलाती है। और अगर 5 साल हो गए, बहुत पुराना समय हो गया, तो उसको पुरानी पड़ती ज़मीन कहते हैं। अब यहाँ पर निरा बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र क्या है, किसी भी देश में जो कि एक भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में जिस क्षेत्रफल में कृषि की जाती है, जिस भाग में क्या की जाती है, कृषि की जाती है, उसे निवल बोया गया या निरा बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ समझ लो, जैसे कि एक सीजन में धान की खेती हुई, ठीक है, दूसरे सीजन में गेहूं की खेती हुई, और गर्मी के सीजन में जो है उसमें सब्जी की खेती हो गई, तो ये तीन एक ही ज़मीन पर, 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ की ज़मीन पर 3 बार कृषि ली गई, तो ये तीनों बार जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अब तीनों बार जुड़ेगा तो ये जो है 3 एकड़ कहला जाएगा। कितना कहला जाएगा, 3 एकड़, क्योंकि 3 बार धान, एक बार धान की फसल, दूसरी बार गेहूँ, तीसरी बार सब्जी की खेती, तो ये कहलाता है सकल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि ये एक साल में 2 फसल ले लेते तो उसका क्षेत्र डबल हो गया। ठीक है, तो वो सकल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन है ये, 2-2 नंबर के, बहुत आसान है, और इतने आसान है कि आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ भी सकते हैं और समझ के लिख सकते हैं आप लोग, है ना। बिल्कुल कठिन विषय वस्तु नहीं है, बहुत सरल विषय वस्तु है आपकी। बस ये है कि कंसंट्रेशन बनाइए और तैयारी कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम समझे भूमि निम्नीकरण। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, भूमि निम्नीकरण किसे कहते। भूमि निम्नीकरण का मतलब ये है कि लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, लगातार कृषि कर रहे हैं। कृषि करने से क्या होता है, हम क्या डालेंगे खेती में, खाद डालेंगे, और वर्तमान समय में तो रासायनिक उर्वरक है ना, और दूसरी चीज़ कीटनाशक। ठीक है, तो लगातार जो है ज़मीन के उपयोग करने से जो भूमि की गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है, भूमि में जो उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है, भूमिगढ़ में मतलब भूमि में जो पोषक तत्व पाए जा रहे हैं वो कम होती जा रही है, और भूमि की जो गुणवत्ता है वो गिरती जा रही है। इसको भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। इसको आप लोग भी समझ लेंगे और तैयार कर लेंगे। देखिए, दिक्कत जा रही हो आप लोगों को तो आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है काली मृदा से संबंधित। काली मृदा से संबंधित क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है कि काली मृदा किस क्षेत्र में होती है, किस राज्य में होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। ठीक है, और ये गुजरात में भी है, ये हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को, देख लीजिएगा वीडियो। दूसरी चीज़, ये काली मृदा जो है, इस काली मृदा की बात आती है कि इसमें कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है? कपास। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और ज़्यादातर चांसेस बनते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे जो अध्याय 1 है हमारा भूगोल से संबंधित जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं आप लोगों को, आप देखिए बहुविकल्प प्रश्न जो पुस्तक के पीछे की तरफ दिए हुए हैं, है ना, इसको देखें तो क्या है प्रश्न? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? इसमें दिया हुआ है गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। इसका आंसर आएगा अधिक सिंचाई, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करने से क्या हुआ कि जो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में क्या रहा, पानी भरा रहा, इस क्षेत्र में पानी भरा रहा, तो मृदा को जो पोषक तत्व होते हैं ऊपर वाले भाग पे, ये क्या होते हैं, घुलकर जमीन के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत हद तक जो है ज़मीन को अनुपजाऊ बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। तो भूमि का निम्नीकरण जो होता है वो ज़्यादातर किसके कारण से होता है? ज़्यादा सिंचाई के कारण से। सिंचाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर खेतों में पानी भरा रह गया, आप देखेंगे जहाँ कहीं पानी भरा रहता है तो ज़मीन के ऊपरी भाग पर देखेंगे कि ज़मीन उसकी सफ़ेद हो जाती है, मतलब उसके नमक की मात्रा जो है उसमें बढ़ चुकी है, और जो उसमें पोषक तत्व हैं वो कहाँ जा चुके हैं? नीचे की तरफ घुलकर। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मैदान और उत्तराखंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड, कौन सा राज्य? भारत का उत्तराखंड राज्य। भारत का उत्तराखंड राज्य जो है यहाँ पर, है ना, कौन सी कृषि की जाती है? सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड। तो ये वाला भाग जो है ये हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हिमालय रेंज है, बहुत भारत के उत्तर से पूर्व तक विस्तृत है। तो यहाँ पर चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ीनुमा कृषि की जाएगी। सीढ़ीनुमा कृषि कैसी हो जाती है? ऐसे पहाड़ है। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा? यहाँ पर इस तरीके से सीढ़ीनुमा कृषि की जाएगी। इस जमीन को काट कर सीढ़ी की तरह डेवलप कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है, तो क्या होता है, पानी आता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर रुकेगा। इस तरीके से सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में। याद रखिएगा इसको। इसका आंसर जो है आप लोगों का आएगा उत्तराखंड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ये तो महाराष्ट्र ही आएगा। महाराष्ट्र ना होने की स्थिति में क्या आएगा? गुजरात आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। तो आप लिख देंगे क्या? लिख देंगे आप महाराष्ट्र। ठीक है, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में है 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और कौन कौन सी मुख्य फसल? तो मुख्य फसल तो कपास ही है। 3 राज्य आप लोग काली मिट्टी वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, ये 3 भागों में। ठीक है, मतलब 3 राज्यों में काली मिट्टी पाई जाएगी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा लॉजिकली होना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। यहाँ पर जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये नदियाँ बहती हैं, तो ये क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो इन डेल्टाओं में कौन सी मृदा पाई जाती है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जलोढ़ मृदा के 3 गुण या लक्षण या विशेषता किसके द्वारा बहाकर लाई जाती है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है।
फिर पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन जो होता है वो तीव्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ है, पानी गिरेगा तो तेज गति से जाएगा। ठीक है, तो ये कारण जो होते हैं। देखिए अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम। मृदा अपरदन को रोकना है। क्या रोकना है? मृदा अपरदन। तो क्या करना पड़ेगा? ये प्रयास करती है कि जो पहाड़ है उसके बीच में जो है इस तरीके की नालियां जो है डेवलप कर देते हैं। नालियों के डेवलप करने का क्या कारण होता है कि पानी का जो वेग होता है वो रुक जाता है। और दूसरी चीज़ जो है, ये पानी का वेग तो रुकेगा ही, इसके साथ साथ ये जो नाली बनाई गई है इसमें पानी भरा रहेगा और ये कहाँ जाएगा? अंडरग्राउंड वाटर के रूप में ज़मीन के अंदर पहुँचेगा। ठीक है, तो ये हो गए सीढ़ीनुमा कृषि। देखिए हर चीज़ में, जो चाहे भूमि संरक्षण हो, चाहे जल संरक्षण हो, वृक्षारोपण एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय होता है इसका, है ना। तो वृक्षारोपण भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमने बताया कि बीच बीच में क्या बनाई जाती हैं नालियाँ, आप एक अच्छी भाषा में देख लीजिएगा, आपकी बुक में लिखा होगा। तो हमने एक समझाने के दृष्टिकोण से ये बना दिया है। ठीक है, कुछ फीट की दूरी पर सरकार ये प्रयास करती है ना, कि अपरदन ना हो। नीचे की तरफ में तालाब बना देती है ताकि मिट्टी बहकर ना जाए, है ना। खुदाई कर देती है ताकि वहाँ पानी भरा रहे और अंडरग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होता रहे। ठीक है, सब चीज़ें 2-2 नंबर के क्वेश्चन तक हमने पूरी ये आप लोगों को बातें बता दी हैं। और आप तैयार करते रहें, बने रहें, बहुत अच्छे आप लोग अंक ला सकते हैं। और लगातार आपका जो प्रयास होगा वही आपको सफलता दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।